वेलकम एवरीवन। A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है, काफ़ी कुछ डिस्कशन हो रहा है, काफ़ी कुछ डिस्कशन होगा। एक लंबी रेस है, चल रहे हैं। एग्ज़ाम कब होगा अभी कुछ पता नहीं, लेकिन हम हमारी मेहनत जो है किए जा रहे हैं और इसे कंटिन्यू रखेंगे। जितना ज़्यादा सीख सकते हैं उतना सीखते जाएंगे। आपकी जो पढ़ाई है उसको अगर बोरियत में न डालना चाहते हो तो आप इसे हमेशा सीखने के नज़रिए से करते जाएं। अगर आप इसे एग्ज़ाम के नज़रिए से कि बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, बस बात ख़त्म, तो यह आपके लिए बोरियत और ज़्यादा पैदा कर देगा। अगर आप इसे सिर्फ सीखने के नज़रिए से देख रहे हो कि बस मुझे कुछ सीखना है, मैं कुछ नया सीखने के लिए ये पढ़ रहा हूँ, तो आपकी जो लर्निंग होगी वो और ज़्यादा तेज़ होगी और अच्छी होगी, और आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो और ज़्यादा अच्छे से होगी। तो आप इनको इसी तरीके से पढ़ें कि भाई मुझे ये जो है इसके बारे में जानना है, किस तरीके से होता है, क्या होता है। और साथ ही साथ मेरे लेक्चर के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने अंदर सेल्फ स्टडी किस तरीके से की जाए, ये जो है ये आप सीख पाएंगे। किस तरीके से चैप्टर को है जो हम उसका क्रक्स निकाल सकते हैं, ये ज़रूर सीखें, ताकि आपकी फ़ाइनल जो है भाई ये जो है ये प्रिपरेशन है, अल्टीमेट जो मैच होगा वो सी फाइनल का होगा। तो अब से इस तरीके से आप अपने हैबिट जो है वो डेवलप करें, ताकि आपको फाइनल के अंदर क्लासेस ना भी लो तो भी आपका काम चल जाए। ठीक है, वैसे क्लासेस लेना या ना लेना वो आपका पर्सनल जो है वो जजमेंट हो सकता है। और क्लासेस लेना वैसे मेरे हिसाब से क्लासेस लेते हो तो वो बढ़िया ही बात है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ज़रूर थोड़ा बहुत पैसा लगता है, चलो ठीक है। बट ये है कि एक पर्सन जिसने क्या किया है, पूरा उसी सब्जेक्ट के अंदर इतना टाइम दिया है, तो उसका नॉलेज लेने में कुछ पैसा चला भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे ये आपका जजमेंट है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सीए बनने के बाद तो कहाँ, अगर कंपनी एग्जैक्ट कल को 2030 नया आ गया तो वहाँ उस टाइम आप किससे जाके सीखोगे। तो आपको खुद को पता होना चाहिए किस तरीके से पढ़ा जाता है लॉ, किस तरीके से अकाउंटिंग का नया एस आता है तो उसको पढ़ा जाता है। ये सारी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी से सीख सकते हो। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आते हैं A7 पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। A7 ये जो है सर, इसका आप अपने नोट्स से नहीं पढ़ा रहे हो, ये थ्योरेटिकल एस है, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा इन डिटेल ही पढ़ेंगे। जो स्टडी मटेरियल है उसका पूरा ही पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसका ग्राउंड समझिए कि A7 जो है वो अलग से क्यों आया। अब अपने यहाँ पर क्या, एक अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो उसे क्या करो, इग्नोर करो, और एक्सपेक्टेड लॉस अगर है तो उसे क्या करो, रिकॉर्ड करो। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर तो क्या होता है, वहाँ पर काम जो है वो चलता जाता है। तो सपोज ब्रिज बन रहा है तो 3 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं। अब 3 साल 4 साल तक प्रॉफिट जो है बुक के अंदर कुछ लेके नहीं पाएंगे अगर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉफिट तो कब रियलाइज़ होगा, जब हमें हमारा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट आगे वाले को हैंड ओवर कर देंगे, तब वो आके हमें पैसा दे देगा और हमारा काम कंप्लीट होगा। तो जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ तो प्रॉब्लम वाली बात होगी। अब हम 3 साल तक हमें पैसा चाहिए, तो हम पैसा कहाँ से लेके आए। अगर हम किसी को बताएं कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, आगे होगा प्रॉफिट, तो कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल अकाउंटिंग वाले प्रिंसिपल है जो फेल हो गए थे, तो एक नया अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया A7, और उसने कुछ रियायतें दी, कुछ ऐसा अलाउ किया कि भाई आप जो है ये इतना प्रॉफिट है जो लिख सकते हो, अभी एक्सपेक्टेड है फिर भी आप लिख सकते हो। क्योंकि सपोज आज मैंने क्या किया है, 30% काम कंप्लीट किया, तो 30% काम कंप्लीट किया है, तो वैसे तो नॉर्मल अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देखें तो जब 100% कंप्लीट होगा तभी हम प्रॉफिट लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको रियायत दी गई, भाई 30% भी काम हुआ है तो भी आप इस तरीके से प्रॉफिट है जो लिख सकते हो। तो ये इससे रिलेटेड है A7 जो कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या है, अपन इसको पूरा पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और इसके अंदर डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि भाई आपके पास लिखने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर इसका आता है तब तो बहुत ईजी होगा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। लेकिन थ्योरेटिकल अगर ये आ जाता है, इसमें से थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस केस के अंदर अपने पास थ्योरी के लिए काफ़ी सारा मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए। अगर हम बहुत सारा पढ़ेंगे तो वहाँ लिखने में हमारे लिए कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ भी ये भी ध्यान रखिए, कईयों को लगता है कि सर हैंड राइटिंग के वजह से मार्क्स कटते हैं या इसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हैंड राइटिंग वगैरह। क्योंकि मेरे ऐसे फ्रेंड हैं
जिनकी हैंड राइटिंग मतलब उससे बेकार कुछ हो ही नहीं सकता, और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर सीए क्लियर किया। मेन जो फोकस है वो कंटेंट पे कीजिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ पा रहे हो? आप मेरा वीडियो देखोगे कब देखोगे? जब मेरा कंटेंट अच्छा होगा। अगर साउंड क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी तो आप ईयरफोन लगा दोगे, वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी तो भी चला लोगे, लेकिन अगर कंटेंट ख़राब होगा तो आप मेरे वीडियो पे कभी नहीं आओगे। जाहिर सी बात है। बस सेम कॉन्सेप्ट है, हर जगह कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपका कंटेंट मेन जो यहाँ अगर आप इस लेक्चर में आ रहे हो तो मेन आप किसके लिए आ रहे हो? कंटेंट के लिए आ रहे हो। तो एग्ज़ाम के अंदर जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर चेक करने वाला मेन जो सबसे उसकी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? कंटेंट होगी। हैंड राइटिंग पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। हैंड राइटिंग ठीक है ऐसा होना चाहिए आगे वाले को समझ आ पाए। अब कईयों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती है, हिंदी में लिखने में दिक्कत होती है। लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है, उसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज फ़र्क पड़ जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट आएगा। ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट आने वाली बात है नहीं। तो मेन जो है फोकस कंटेंट पे ही कीजिए और उसी पे करते रहिएगा। 8.7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 प्रेस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए ये 7 है जो दे रखा है, ये स्पेसिफिक है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही है जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। द फोकस ऑफ स्टैंडर्ड इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। समझ पा रहे हो बात? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में मेन प्रॉब्लम आ रही थी कॉन्ट्रैक्टर को, उस वजह से ये इस लाया गया और उनके रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल दिए गए जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल से थोड़े अलग है। A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology or function or their ultimate purpose or यूज़। मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन का मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई भी एसेट जिसका कंस्ट्रक्शन है वो एक एसेट हो सकती है या बहुत सारी एसेट हो सकती है। मतलब या तो हम आइसोलेटेड किसी को घर या ब्रिज या ऐसा कुछ बना के दे रहे हैं, या फिर हम पूरी मल्टी बना के दे रहे हैं जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी एसेट है जो बना के देंगे, तो वो भी हो सकता है। अब ये जो है ये यूँ समझ लीजिए जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है? एक तरीके का जॉब होता है, लेकिन वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म का जॉब होता है। जॉब क्या होता है? जिसमें कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे काम होता है। तो यह भी क्या एक तरीके का जॉब है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का जॉब होता है जिसमें 1 साल में नहीं होता है, 1 से ज़्यादा सालों के अंदर काम चलता है। द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बी नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल एसेट सच एज ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, पाइपलाइन, रोड, शिप और टनल। A construction contract may also deal with the construction of numbers of assets which are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology or function or their ultimate purpose or use. Clear है? ये हमने आज बात कर चुके। Example of such contract include those for the construction of refineries or other complex pieces of the plant and equipment। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सिंगल एसेट हो सकती है, मल्टीपल एसेट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? 2 तरीके के हो सकते हैं, फिक्स्ड प्राइस और कॉस्ट प्लस। फिक्स्ड प्राइस मतलब यहाँ पर जैसे राजस्थान के अंदर लोग कहते हैं कि उदड़ा दे दिया, मतलब कि ठेके पे दे दिया, या इस तरीके से कहते हैं, या फिर कहीं पे कहते हैं कि सलंग दे दिया, जैसे एमपी वगैरह में यूज करते हैं सलंग दे दिया। मतलब सलंग के अंदर जैसे हमने कहा, जैसे एक तो क्या कहा कि मुझे घर बनवाना, मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें मटेरियल दूंगा, ठीक है, तुम्हें जो जो चाहिए वो मटेरियल मैं ला के दूंगा, तुम तुम्हारे मजदूर लेके आओ, ये बना के दो, और जितनी जो मटेरियल की कॉस्ट होगी उसमें क्या कर देंगे? 30% का प्रॉफिट है जो जोड़ के आपको दे देंगे। मतलब जितने का कॉस्ट लगेगा उसका 30% आपका प्रॉफिट है जो आपको दिया जाएगा। एक तो ये तरीका हो, और एक कहा कि हमें कुछ भी झंझट नहीं चाहिए, तुम लाओ, तुम्हारे मजदूर लाओ, कब लाओ, कैसे लाओ, वो हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे 1 साल के बाद में घर बना हुआ चाहिए, और वो ऐसा घर होना चाहिए, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये किचन, इस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए मैं टोटल आपको 50 लाख रुपीज़ दूँगा। तो ये हो गया फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके अंदर एक बार प्राइस आपने फिक्स कर दी, फिक्स प्राइस जो है 50 लाख, अब उसके बाद में कुछ भी नहीं है। और कॉस्ट प्लस के अंदर क्या होगा? जितनी कॉस्ट लगेगी उसमें कुछ परसेंटेज जोड़ के क्या किया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। अब फिक्स्ड प्राइस के अंदर एक चीज़ और हो सकती है, जैसे हम कहते हैं एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज क्या हो सकता है कि भाई हमने कहा कि 50 लाख क्या देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब 50 लाख तो है, लेकिन सीमेंट के प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी होते हैं, अगर सीमेंट के प्राइस बढ़ गए तो उस केस के अंदर आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। और हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके लिए रजामंदी कर दी, हमने कहा कि जी साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट सीमेंट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसके लिए हम पैसा ज़्यादा देने को तैयार हैं। तो वो क्या हो जाएगा? एस्केलेशन क्लोज। मतलब कि वैसे तो 50 लाख फिक्स है, लेकिन अगर कुछ
कुछ अमाउंट चेंज हो जाता है, अगर कुछ प्राइजेज चेंज हो जाती है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो बढ़ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, एस्केलेशन क्लॉज। तो दो तरीके हो गए, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। A fixed price contract, the price is agreed at fixed sum or fixed rate per unit of output. In some cases, the contract may require the customer to pay additional sum of to compensate the contract against the cost escalation. Cost escalation का भी किया जा सकता है। A cost plus contract is construction contract in which the contract is reimbursed for allowance or other defined cost plus percentage of their cost or a fixed fee. मतलब cost के अलावा इसमें कुछ पैसा और एडिशनल दिया जाएगा। यह जो थी ये तो डेफिनेशन तक पार्ट था, यह आपको समझने के लिए कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या वगैरह सारी बातें। अब यहाँ से जो है मेन एस जो वो शुरू होता है। अब एस जो शुरू क्या होता है, एस क्या कहता है, ये मेनली रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पे है कि भाई रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उससे रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपके पास पहला तरीका है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। पहले समझ लीजिएगा फिर अपन इसको पढ़ लेते हैं। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ये क्या कहता है कि काम करते जाइए, काम करते जाइए, जब 31 मार्च आए उस वक्त आप क्या कर दीजिए, पता कीजिए कि कितना परसेंटेज काम है जो कंप्लीट हो गया। जितना % काम कंप्लीट हो गया उसके हिसाब से आप क्या कर दीजिएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दीजिएगा, और उतना का उतना आप क्या कर दीजिएगा, जितनी कॉस्ट लगी वो रिकॉग्नाइज कर दीजिए। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना, जिसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है, फ्यूचर के अंदर जाके आपको नुकसान होने वाला है, तो उस केस के अंदर एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसे क्या करना होगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उस केस के अंदर कितना % काम हुआ है और उसके हिसाब से उतना रेवेन्यू लिख दीजिए, जितनी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट लिख दीजिए, और आपका बाकी का जो बचेगा वो प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आ जाएगा। क्लियर है सर? कैसे पता करेंगे कि परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ है? तो उस केस के अंदर बहुत सारे तरीके। एक तो क्या है, सर्वेयर मेथड, मतलब हम क्या करें, किसी इंजीनियर को बुलाएं और उसको कहें कि भाई देख के बता इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ये 3 फ्लोर का घर बनाना है, हमने इतना काम कर दिया है, अब बताइए कितने % काम कंप्लीट हुआ है। तो ये एक तो हो गया सर्वे मेथड। या फिर हम फिजिकली कितना काम हुआ उसके हिसाब से कर सकते हैं, भाई 3 फ्लोर बनाने, 1 फ्लोर बन गया तो उस केस के अंदर कितना % काम हुआ, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। या फिर 5 असेट बनानी थी उसमें से 3 असेट बनाती है तो कितना काम हुआ है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, तो या फिर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी और उसमें से कितनी कॉस्ट लग गई है, तो उसके हिसाब से भी हम पता कर सकते हैं कि भाई कितना काम हुआ है। ये अलग अलग तरीके जिससे हम पता कर सकते हैं कि परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ है। जितना % कंप्लीट हुआ उतना % हम उतना रेवेन्यू का % जो है वो हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये कौन कहता है, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर मोस्टली लॉन्ग टर्म, ठीक है साहब, वो कह रहा है बहुत नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होता है। दे टेक मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर टू कंप्लीट। दिस मीन्स द फाइनल आउटकम प्रॉफिट और लॉस जो भी है ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिटरमाइन ओनली आफ्टर ए नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर ओवर। जिस टाइम ये शुरू हुआ उससे काफ़ी समय बाद है जो पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस हुआ। इट इज़ नेवरलेस पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एनुअली इन प्रपोर्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्क टू बी मैच विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इनकर्ड इन दैट ईयर। और इस वजह से तकलीफ ये हो जाती है कि हम जिस साल में जितना काम हुआ उसकी कॉस्ट और उसके रेवेन्यू को मैच करके प्रॉफिट और लॉस लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड द स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड या परसेंटेज कंप्लीशन मेथड कहते हैं, या फिर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड कहते हैं। प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी और परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये बताता है कि कितना काम है जो हुआ है और कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में सफ़र फ्रॉम सीरियस ड्रॉबैक। अब सीरियस ड्रॉबैक क्या है इस मेथड के अंदर, प्रॉब्लम क्या है कि कैसे पता करें कि भाई कितना % काम हुआ। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई कितना % काम हुआ। जैसे अगर आपसे आज मैं कहूँ कि आपने जो IPSC की तैयारी है, जो इंटर की तैयारी है, सॉरी इंटर की जो तैयारी है वो कितना % कंप्लीट कर दी, तो कोई एग्जैक्ट बता सकता है कि सर मैंने 60% है जो कंप्लीट कर दी। क्या ऐसा कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कितना तैयारी की, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सूटेबल बेसिस लेके हमें करना पड़ता है। तो वैसा कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जैसे अब सपोज 3 फ्लोर बनाने थे और हमने 1 फ्लोर बना दिया, तो ऐसा नहीं कह सकते 33.33% है जो काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के अंदर नींव लगी है, सेकंड फ्लोर के अंदर नींव नहीं लगेगी, तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर काम ज़्यादा हो जाता है। तो कितना काम हुआ वो हमारे लिए पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, उसकी वजह से एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट भी जो है वो
मुश्किल हो जाता है, कितने का प्रॉफिट होगा, आज कितनी कॉस्ट लगी, आगे जाके और कितनी कॉस्ट लगेगी, ये भी निकालना मुश्किल हो जाए। सिंस द मेथड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू पेंडिंग फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन, इट इज़ पॉसिबल दैट द एंटरप्राइज में डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाइल फाइनल रिजल्ट इज लॉस। ये क्या कह रहा है, और इस वजह से इसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई अभी तो आपको लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, और उसकी वजह से आपने क्या किया, अपने बुक के अंदर प्रॉफिट लिखा और प्रॉफिट के हिसाब से आपने डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आगे जाके क्या हो गया, लॉस हो गया। हो सकता है ये आपकी क्या है, एक तरीके का एस्टिमेट है कि भाई आपको आगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आपको लॉस भी हो जाए। टू अवॉइड सच पॉसिबिलिटी परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड बी यूजफुल विद द क्वेश्चन, मतलब हमें क्या करना होगा, इसका यूज भी अगर करें तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से करना होगा। भाई सर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप इस लाइन बाय लाइन क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल एज के अंदर अगर एक बार डिस्कशन ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस के अंदर आपके पास लिखने के लिए मटेरियल है जो ज़्यादा होगा, समझ पा रहे हो। और आप जब इस थ्योरेटिकल कोई भी थ्योरी पार्ट को पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद में 10-15 मिनट खुद को टाइम दें, अकेले में बैठें और एक बार आंख बंद करके रिकॉल करें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपके पास वो चीज़ें जो स्टोर हो जाएगी। A7 prescribe that the percentage completion method should not be used unless it is possible to make a reasonable estimate of final outcome of contract। वो कह रहा है परसेंटेज completion, कोयल की आवाज़ सुनाई दी सर, क्या सुबह कुछ अलग चिड़िया की आवाज़ सुना रहे थे, अभी कोई और की। A7 क्या कहता है कि A7 आपको ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड जो है वो तभी यूज करना चाहिए जब आप क्या कर सकते हो, फाइनल आउटकम जो है उसका एस्टिमेट लगा सको। अगर फाइनल आउटकम का एस्टिमेट नहीं लगा सकते तो आप ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड जो है वो फॉलो मत कीजिएगा। कोयल क्या बात है। आल्सो A7 provides that the whenever total contract cost is expected to exceed the total contract revenue, the loss should be recognized as an expense immediately। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। यूँ समझ लीजिए A7 के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 50% क्वेश्चन इसी पार्ट का आता है कि अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तब तो भाई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेफरमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, हाथों हाथ लिख दीजिए। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उस केस के अंदर जितना प्रॉफिट टोटल होने वाला उसका जितना परसेंटेज प्रॉफिट, जितना परसेंट काम हो उतना परसेंटेज आप प्रॉफिट है जो अभी लिखिए। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लॉस है सोचने की ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड लॉस हाथों हाथ रिकॉग्नाइज करोगे। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। अभी आप इलस्ट्रेशन भी देखोगे तो बहुत सारे इलस्ट्रेशन इस पे हैं और कंटिन्यूसली इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद में लिखा है एज पर A7 आउटकम ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब हमने कहा कि हम कैसे मान लें, कब मान लें, तो भाई क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कब हम मान लें कि जो रेवेन्यू है वो हम उसका रिलायबल एस्टिमेट है जो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए A7 ने कंडीशन बता रखी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस के अंदर आप मान लीजिएगा कि आपका रेवेन्यू जो है वो रिलायबली आप पता कर सकते हो। देखो एज पर A7 आउटकम ऑफ फाइनल फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। फिक्स्ड जो उसका आउटकम जो है फाइनल प्रॉफिट होने वाला या लॉस होने वाला वो व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसी केस के अंदर हम जो है इसका फाइनल आउटकम का मान सकते हैं। और अगर फाइनल आउटकम इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फाइनल आउटकम का पता नहीं लगा सकते हैं, तो उस केस के अंदर हमें फिर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड का भी मना कर दिया जाएगा। सबसे पहला क्या लिखा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हम जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट से जितना रेवेन्यू होने वाला है वो हम पता कर सकते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट से इतना रेवेन्यू होने वाला है, ठीक है। उसमें भी अगर फिक्स्ड प्राइस वाला है फिर तो भी दिक्कत नहीं होती, कॉस्ट प्लस वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इट इज़ प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। ये ऐसी कैसी कंडीशन आपने यहाँ भी देखी और ऐसी कैसी कंडीशन आप इस 10 में भी देखोगे, ऐसी ऐसी कंडीशन इस 26 में भी देखोगे। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो हमें बेनिफिट होगा, इससे जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे वो हमारे तरफ आएंगे, मतलब इस एंटरप्राइज की तरफ आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज के पास आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि ओनरशिप होनी चाहिए, लीगल ओनर होने चाहिए, ये ना यहाँ लिखा है, ना इस 10 में लिखा है, ना इस 26 में लिखा है। इस 10 में भी लिखा है कि भाई एसेट आप अपनी बुक में लिख सकते हो, अगर एसेट से रिलेटेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उसे लिख सकते हो, क्लियर है।
बोथ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन एट द रिपोर्टिंग डेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हमें क्या होना चाहिए, बोथ द, एक तो क्या क्या चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है वो टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी वो पता कर सकते हैं, और उसके अलावा स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन एट द रिपोर्टिंग डेट कैन बी मेजर्ड रिलायबिलिटी। मतलब हम क्या पता कर सके, दो चीज़ें हैं जो पता कर सकें। एक तो क्या क्या, एक तो कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, और एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन मतलब कि कितना कंप्लीट हुआ है रिपोर्टिंग डेट तक, वो भी हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें रिलायबली। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये दोनों अगर हो जाते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी बुक के अंदर मतलब टोटल ये 4 कंडीशन है, उसमें से थर्ड कंडीशन जो है उसमें 2 कंडीशन दे रखी है, समझ पा रहे हो। फर्स्ट कंडीशन तो क्या दिया कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है जो हम पता कर सकें, सेकंड कंडीशन क्या करें, इकोनॉमिक बेनिफिट जो वो हमारे पास है, थर्ड जो उसके अंदर 2 चीज़ें जो हम पता कर सकें, क्या कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी और अभी कितना परसेंटेज है जो काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और फोर्थ जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल, ये आइडेंटिफाइड, ये क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे अपने पास 5, 6 या 10, 12 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो उस केस के अंदर अगर ऐसा है कि भाई हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी कॉस्ट लग रही है वो अगर पता नहीं कर सकते ना, तो हम ये मेथड जो है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। एंड द मेजर रिलायबली सो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रायर एस्टिमेट। मतलब कि हम अगर हम ये चीज़ पता नहीं कर पाएंगे तो हम ये भी पता नहीं कर पाएंगे कि हमने पुराने एस्टिमेट लगाए तो उसके कितना चेंज हुआ है, मतलब कि कितना पहले रेवेन्यू हमने कितना माना था, अब रेवेन्यू कितना हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें, पहले कॉस्ट कितनी माननी थी, अब कॉस्ट कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ 4 कंडीशन है और चारों कंडीशन जो वो आपको याद होनी चाहिए, चारों कंडीशन है जो याद होनी चाहिए। अब हम इन चारों कंडीशन को थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, किस तरीके से, एक तो रेवेन्यू, एक कॉस्ट, कॉस्ट में भी टोटल कॉस्ट, ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, और आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ कॉस्ट। ये तो क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4, ये चारों तो क्या होना चाहिए, कैन बी मेजर्ड रिलायबल। एक तो उस कॉन्ट्रैक्ट से कितना रेवेन्यू होगा वो हम पता कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी ये हम पता कर सकते हो, अभी रिपोर्टिंग डेट में कितना % काम हुआ ये पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक उस कॉन्ट्रैक्ट की पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो कितनी है वो हम पता कर सकते हैं, ये हो गया। और उसके अलावा एक कंडीशन एडिशनल है, वो क्या है, इससे होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट जो वो फ्लो हमारी तरफ होने चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमारी तरफ फ्लो टू एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज की तरफ फ्लो होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, एज पर एज 7 आउटकम ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो उस केस के अंदर जो ये एस्टिमेट जो है वो रिलायबली हो सकता है, और अगर ये एस्टिमेट रिलायबली नहीं हो सकता है तो फिक्स परसेंटेज कंप्लीशन मेथड हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। द आउटकम ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हो गया फिक्स्ड के लिए। अब यहाँ पर ये जो है इस एज की, ये इसके अंदर आपको अगर अच्छे से मार्क्स गेन करने तो आपको ये कंडीशन वगैरह सारी याद करनी पड़ेगी। कंडीशन यहाँ भी है, कंडीशन इसमें 5-6 जगह कंडीशन है और 5-6 जगह जो है वो सारी कंडीशन आपको याद करनी होगी। फिक्स्ड परसेंटेज जो वो कब कर सकते हो, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर कब जो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगा सकते हो, जब आपके पास ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो। वहीं पर अगर आपका कॉस्ट प्लस और वहाँ पर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आपके पास 2 ही कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन सी, क्योंकि 2 कंडीशन कौन से, उसके अंदर थोड़ा ईजी हो जाता है कि भाई अपने को तो पता है कि जितनी कॉस्ट लगी वो तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब उस कॉस्ट में अपने को तो फिक्स परसेंटेज सपोज 20% या 10% है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। देखो द आउटकम ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस के अंदर क्या होगा, कैन बी
एस्टिमेटेड रिलेबली व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दो ही कंडीशन है। इट इज़ प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द, एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट वाली होगी वो सेम एसोसिएटेड जो है वो, और एक उसके अलावा द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट स्पेसिफिकली रिम्बर्स कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो वो हम क्या कर सकें क्लियरली आइडेंटिफाइड और मेजर रिलेबली, ये दो ही कंडीशन जो है वो यहाँ बचती है। वहाँ टोटल जो कंडीशन थी उसमें से दो हटा दी और दो है जो बचा ली, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो अभी आपको वापस एक बार वापस देख लें, देखो क्या लिखा है, AS7 प्रेस्क्राइब, यहाँ से बात शुरू कहाँ से हुई है, यहाँ से शुरू हुई है। मैं आपको यहाँ से शुरू करवा देता हूँ एक बार वापस, बात शुरू यहाँ से हुई है कि AS7 प्रेस्क्राइब दैट द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी यूज, इसको यूज़ नहीं किया जाएगा अनलेस इट इज़ पॉसिबल टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फाइनल आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसने कहा कि जो आपका परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है वो आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो क्या नहीं कर सकते, रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फाइनल आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता कर सकते। और आप कब मान लिया जाएगा कि रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फाइनल आउटकम है जो पता कर सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस के अंदर ये कंडीशन है कि आप टोटल जो रेवेन्यू का पता कर सकते हो, टोटल कॉस्ट का पता कर सकते हो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो पता कर सकते हो, और कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो उससे रिलेटेड, और उसके अलावा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो वो मेजर कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पर अगर आपका कॉस्ट प्लस है तो वहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होने चाहिए एंटरप्राइज की तरफ और कॉस्ट जो वो हम आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि कॉस्ट प्लस के अंदर तो रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट प्लस कुछ परसेंटेज होगा, अगर कॉस्ट पता कर दिया तो रेवेन्यू अपने आप से पता हो ही जाएगा। समझ पा रहे बात। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह की वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ रेवेन्यू है जो किस तरीके से लिखना है, भाई जितना काम हुआ उसका 10% या 20%, तो जितना काम हुआ जितनी कॉस्ट लगी वो पता कर पा रहे हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है। तो ये है। और उसके अलावा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या कहता है, अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो भाई देरी मत करना, हाथों हाथ लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल 1, X Limited commenced a construction contract on 1/4/2013. The fixed contract price agreed was 2 lakh, 2 लाख रुपए में डिसाइड हुआ। द कंपनी इनकर्ड 81,000 in 2013-14 for 45% वर्क एंड रिसीव्ड 79,000 एज प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। अब प्रोग्रेस पेमेंट क्या होता है, देखो काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट को भी बेचारे को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कहता है कि भाई जैसे जैसे काम होगा उसका कुछ हिस्सा जो है वो पैसा तुम रोक के रखना, लेकिन बाकी का पैसा है जो मुझे क्या करते रहना, देते रहना। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कहा कि 45% काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 2 लाख का 45% कितना हो गया, 90,000 का काम हो गया, 90,000 का, ठीक है। और जिसकी कॉस्ट कितनी लगी है, 81,000। अब प्रोग्रेस पेमेंट कितना रिसीव हुआ, प्रोग्रेस पेमेंट जो भी रिसीव हुआ उससे प्रॉफिट और लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे बात कि भाई मैंने काम तो है जो 45% कर दिया, जैसे मैं आपके यहाँ पर आया, मैंने कहा कि मैं आपके घर बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा घर बनाने में 3 साल लगेंगे भाई, इस वजह से भाई साहब क्या कीजिएगा, जब हर साल के एंड पे जितना काम हो उसका 10% रोक के रख लीजिएगा, बाकी का पैसा देते रहिएगा ताकि मेरा भी काम चल सके। समझ पा रहे बात। तो ये क्या है, जो आप पेमेंट करोगे वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेस पेमेंट कहलाएगा। द कॉस्ट इनकर्ड इन 2014-15 जो है वो 89,000 टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क। तो 2013-14 की बात करें तो 2 लाख का 45% काम हो गया, तो ये क्या कहता है, अगर 45% काम हो गया तो जितने का काम हुआ उतना रेवेन्यू लिख दीजिए, उसके लिए 81 की कॉस्ट लगी, बाकी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के अंदर बाकी का जो है वो काम कर दिया, तो 2 में से 90 का पिछले साल कर दिया, मतलब 1/10 का आगे वाले साल में कर दिया, उसके लिए 89 की कॉस्ट लगी, बाकी का क्या हो जाएगा, आगे वाले साल में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग कैसी होती है, देखो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है जो ये इसकी बुक के अंदर क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन में काम करेगा ना, जो कंस्ट्रक्शन में काम करेगा, ये इसकी बुक में क्या होगा, एज एन एसेट है जो रखेगा, एज एन एसेट रखेगा। और जो कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा, अकाउंट एज बोरोइंग, उसको क्या मानेगा कि ये पैसा उधार लिया। सर ऐसा क्यों करेगा, देखो जब तक हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको एसेट जो है वो बना के हैंड ओवर नहीं कर देते, तब तक क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई कंप्लीट हो गया, नहीं। तो उस केस में पैसा तो उससे ले रहे हैं, प्रोग्रेस पेमेंट है जो ले रहे हैं, तो वो जो पैसा वो हम ये मानेंगे कि हमने उधार लिया है। और उसके साथ साथ उसके ब्याज पे जो हम काम कर रहे हैं, जो एसेट बना रहे हैं, वो हमारी बुक के अंदर क्या रखेंगे, एसेट रखेंगे।
फिर लास्ट के अंदर क्या होगा, ये एसेट जो है जब हम उस आगे वाले को हैंड ओवर कर देंगे तो एसेट हमारी बुक से हटा देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जो हमने उसको क्या किया, लाइबिलिटी क्रिएट किया कि उससे उधार पैसा लिया है वो क्या कर देंगे, उससे एडजस्ट कर देंगे, और बाकी का जो भी होगा प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो सेटल कर देंगे, मतलब जो भी पैसा कम या ज़्यादा होगा वो सेटल करवा के ख़त्म कर देंगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ईयर के एंड पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, टोटल 2 लाख की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और उसमें से उसने पहले साल में पैसा कितना दिया, 79,000, और सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं दिया, तो फर्स्ट ईयर के एंड का 79,000, तो सेकंड ईयर में क्या कर देगा, ये एसेट उसको 2 लाख से दे देगा, 79,000 उसका पैसा मिल ही चुका है, बाकी का क्या कर देगा, ले लेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसकी बुक के अंदर क्या कर रखा है, लाइबिलिटी बना रखा है, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को वापस डेबिट कर देगा, कितने से, 79,000 से, और 2 क्या कर देगा, ये जो भी कंस्ट्रक्शन एसेट जिस भी नाम से लिखा है 2 लाख से, और बाकी का जो पैसा होगा वो क्या कर देगा, कैश ले लेगा, जो भी बचा कितना, 1,21,000। समझ पा रहे हो? तो जब तक इसमें काम चलेगा तब तक हम दूसरों के ब्याह पे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो है जो क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमारी बुक के अंदर वो एज एन एसेट रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट से जिसके ब्याह पे हम काम, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उससे जो पैसा मिल रहा है वो, क्योंकि अभी तक हम उसके ओरिजिनल ओनर नहीं हुए लेकिन फिर भी पैसा उसने दिया है, तो वो क्या होगा, हमारे बुक के अंदर एज ए लाइबिलिटी जो है वो शो होता रहेगा, और फिर हम क्या करेंगे, आपस में इनको एडजस्ट कर देंगे, जितना कम पड़ेगा ज़्यादा पड़ेगा वो एडजस्ट करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर अकाउंट देखो बाय बैंक, पहले साल जो पैसा मिला वो क्या होगा, हमारी बुक के अंदर बाय बैलेंस सीडी वो एज ए क्रेडिटर जो है वो रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेवेन्यू के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, ठीक है, दोनों तरीके अकाउंटिंग के, ठीक है, कि इसने इसी में एडजस्ट कर दिया कि भाई बाकी बैलेंस सीडी रखा है कि 11 लाख इसी साल ट्रांसफ़र किया, लेकिन नॉर्मली जो है वो A7 इसके हिसाब से ना करके आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये किया 79, और 79 को क्या कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या कर दो, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, और फिर उसके हिसाब से भी अकाउंटिंग कर सकते हो। तो दोनों मैंने तरीके बता दिए, एक तो क्या करो उसी साल है जो एडजस्ट करते जाओ, और एक जो है वो क्या करो, जो पैसा मिला उसे एज बोरोइंग है जो मान के चलो। अब क्वेश्चन है जो यहाँ पर इस तरीके से किया, आगे ये क्वेश्चन जो वो दूसरे तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है जो बना के बता देगा। बाकी का आपका ऐसा कैसा, अगर कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट अगर आपको देखना है कि जो मैंने बताया वो सर आपने जो बताया वो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ बना ही नहीं रखा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देख सकते हो, तो वहाँ पर जो अकाउंट बनाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो वो A7 के हिसाब से वो दूसरे वाले तरीके से बनाता है। तो दोनों तरीके जैसा भी आप चाहो उस तरीके से बना सकते हो। उसके बाद में लिखा है A7 प्रोवाइड्स दैट द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड इफ द आउटकम ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली इन सच केसेस। अगर ऐसा है कि भाई हम आउटकम जो वो एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं, मतलब वो 4 कंडीशन फिक्स्ड वाले में और 2 कंडीशन जो है वो कॉस्ट प्लस वाले में वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर उन्होंने कहा इन सच केस, उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑफ द विच रिकवरी इज प्रोबेबल। तो हम क्या करेंगे, उतना ही रेवेन्यू लिखेंगे जितनी हमने कॉस्ट लगाई है, ठीक है, और वो भी कॉस्ट में से जितनी कॉस्ट हमें रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी है कि भाई इतना पैसा तो हम रिकवर कर ही लेंगे, तो उतना ही रेवेन्यू लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे इनकर्ड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो जैसे ही लगाएंगे वैसे ही लिखेंगे, और रेवेन्यू उतना ही लिखेंगे जितना उस कॉस्ट का जितना पार्ट हमें रिसीव होगा उतना ही लिखेंगे। क्लियर है? इसके बाद में फिर वापस लिखा है एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड हाउएवर बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। लेकिन अगर एक्सपेंस अगर लॉस होने वाला है तो उसे रोकिएगा मत, हाथों हाथ रिकॉग्नाइज कर दीजिएगा। क्लियर है? When the uncertainty that prevents the outcome of contract being estimated reliably cease to exist, revenue and expense associated with the construction contract should be recognized as percentage completion method. मतलब क्या हुआ, when uncertainty, देखो पहले क्या था, हम रेवेन्यू को मेजर नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब वो अनसर्टेनिटी हट गई है। क्या अब हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से फॉलो कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जिस दिन आपकी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फिक्स्ड वाले में 4 और कॉस्ट प्लस वाले में 2, ये अगर सेटिस्फाई हो जाए उस दिन आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने शुरू किया उस वक्त तो मैं रेवेन्यू का टोटल एस्टिमेट नहीं लगा सकता था, अब मैंने पहले साल काम किया, दूसरे साल काम किया, अब मैं जो है
रेवेन्यू का एस्टिमेट लगा सकता हूँ, ठीक है। और मैं पहले और दूसरे साल में सिर्फ इसी वजह से फिक्स्ड परसेंटेज मेथड जो वो फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं रेवेन्यू को मेज़र नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब दूसरे साल के एंड पे सपोज मैं रेवेन्यू को मेज़र कर पा रहा हूँ, तो क्या अब मैं फिक्स्ड परसेंटेज मेथड फॉलो कर सकता हूँ? तो ये 7 कहता है हाँ भाई सब कर सकते हो। जिस वक्त आपको लगे कि आप ये जो एस्टिमेट है जो सही लगा सकते हो, उस वक्त आप इसको क्या कर सकते हो, फॉलो करना शुरू कर सकते हो। Example 2, X Limited commenced a construction contract on 1/4/2013. The contract price agreed was reimbursable cost plus 20%. जो भी कॉस्ट होगा उसमें 20% जोड़ के हमें मिल जाएगा। The company incurred 1 lakh in 2013-14 of which 90,000 is reimbursable. अब 1 लाख रुपये लगे लेकिन उसमें से 90,000 ही रिम्बर्सेबल थे, तो रेवेन्यू कितना लिखेंगे? 90,000। द फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड टू 5,000। और आगे 5,000 रुपये ऐसे और खर्च करने पड़ेंगे जो खर्चा तो होगा लेकिन वो रिम्बर्स नहीं होगा। द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। और उसके अलावा बाकी जो वो रिलायबल ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते। तो ये 1 लाख का एस्टिमेट जो है कॉस्ट लगी वो तो एज एन एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू कितना लिखेंगे? जितना हम उससे रिकवर कर सकते हैं। और रिकवर कितना कर सकते हैं? सिर्फ 90,000 ही रिकवर कर सकते हैं, तो 90,000 ही। अब 5,000 का आगे और जो है वो ऐसा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा जो नॉन रिम्बर्सेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड लॉस। तो टोटल एक्सपेक्टेड लॉस जब भी हो तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मतलब डेफरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, वो आप तो आप लिखा जाएगा। तो देखो उन्होंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है जो 100, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो वो रेवेन्यू कितना लिख दिया? 90 लिख दिया। और अगर एक प्रोविजन फॉर लॉस है वो भी आपको क्या करना होगा? बनाना होगा कि आगे जाके 5 का नुकसान और होगा, टोटल 15 रुपये का लॉस जो वो P&L लिखना होगा। मतलब क्या हुआ? अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो टोटल लॉस है जो लिखा जाएगा उसके अंदर कभी भी बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है वो कब होगा, कैसे होगा, वो ज़रूरी नहीं है। अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो वो रिकॉग्नाइज होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्टिविटी, ये थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। अगर फ्यूचर के अंदर कुछ एक्टिविटी करेंगे और उसकी अगर कॉस्ट लगेगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अंडर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एज ए रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द वर्क इज परफॉर्म। Contract costs are usually recognized as an expense in the statement of profit and loss in the accounting period in which work to which they relate is performed। वो कह रहा है कि हम जो है खर्चा कब लिखते हैं? जिस वक्त वो काम करते हैं उस साल के अंदर हम खर्चा लिखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेट टू फ्यूचर एक्टिविटी। अब पहले साल के एंड पे और दूसरे साल में कुछ खर्चा करने वाला है, उसकी जो कॉस्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रैक्टर however recognized as an expenses provided it is probable that they will be recovered। the contract cost that relate to future activity। अब कहाँ कॉस्ट तो लगा दी है, ठीक है, लेकिन वो जो एक्टिविटी है वो कब होने वाली? फ्यूचर के अंदर होने वाली। तो क्या हम उसको भी लिखें या नहीं लिखें? तो उसके लिए क्या लिखा है? however recognized as an asset, उसको भी एज एसेट लिखा जा सकता है। प्रोवाइडेड मतलब कि ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ प्रोबेबल दैट दे विल बी रिकवर्ड, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? रिकवर्ड होनी चाहिए। सच कॉस्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर एंड ऑफ्टन क्लासिफाइड एज कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। सर मतलब क्या हुआ? देखो अगर आपने देखा हो कॉस्टिंग पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक तो वर्क सर्टिफाइड पढ़ा था और एक वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? वर्क अनसर्टिफाइड। फ्यूचर की एक्टिविटी के लिए भाई सर्टिफाइड जो हो चुका है उसके बाद में भी कुछ काम, सपोज सर्टिफाइड जो 1 मार्च को हुआ, 1 मार्च के बाद में 31 मार्च तक 30 दिन तक हमने क्या किया? और काम किया, और वहाँ पर हमने और कॉस्ट की, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो इस साल वाले जो परसेंटेज है उसके अंदर तो कवर है नहीं, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड 1 मार्च को हो गया तो 1 मार्च तक का काम ही उन्होंने क्या किया? कंसिडर किया। बाकी जो ये जो है काम कब कंसिडर किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्या कॉस्ट है? ये कॉस्ट है जो फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब ये कंसिडर कब की जाएगी? आने वाले सालों में। क्या इस कॉस्ट को भी हम हमारी कॉस्ट का हिस्सा मान सकते हैं? क्या हम उससे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट के अंदर एज एन एसेट लिख सकते हैं? समझ पा रहे हो बात? यहाँ जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे तो वो मेरा वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को हम हमारी बुक के अंदर एज एन एसेट लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को एज एन लाइबिलिटी लिखेंगे। तो क्या हम उस कॉस्ट को भी एज एन एसेट लिख सकते हैं क्या? तो ये कहता है कि हाँ लिख सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज़ प्रोबेबल दैट दे विल बी रिकवर्ड। लेकिन ये होना चाहिए कि वो रिकवर हो सकती हो, ऐसा होना चाहिए। अगर वो रिकवर नहीं कर पाएंगे तो उस केस में नहीं लिखेंगे। और ऐसा कैसा आपने देखा भी होगा, जब आपने कॉस्टिंग पढ़ा तो वहाँ पर वर्क सर्टिफाइड को ही नहीं कंसिडर करते, वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी माइनर सी बात है लेकिन आंसर के अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाता है और मार्क्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब सपोज क्या हुआ,
हमने काम किया, काम कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अब कुछ अनसर्टेनिटी आ गई कि भाई ये जो पैसा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज हमने जो घर बनाया उसके अंदर क्या हो गया, उन्होंने कहा था घर बहुत शानदार बना के देना, पक्का होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, और वो घर जो है वो बना के दिया, उसके अंदर सपोज कुछ डिफेक्ट आ गया, और उस वजह से अब हमें लग रहा है कि यार हमारा जो रेवेन्यू हमने जो एस्टिमेट किया था वो अब नहीं मिलेगा। तो अब जो ये अनसर्टेनिटी है उसका क्या करें। तो अब हमने तो क्या कर चुके थे अपनी बुक के अंदर, उसको अगर हम मान रहे थे कि वो पैसा मिल जाएगा तो हमने क्या कर लिया होगा, उसको रेवेन्यू लिख दिया होगा। और अब अगर उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आ गई तो क्या करें, तो हमें क्या रेवेन्यू कम कर देना चाहिए क्या। तो यहाँ A7 ने थोड़ा सा अलग बात की, उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अगर एक बार लिख दिया तो उसको कम मत कीजिए, आप क्या कीजिए सेपरेट एक अलग से उसे एक्सपेंस या प्रोविजन है जो बनाइए, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको रेवेन्यू से एडजस्ट नहीं करना है, आपको इसको सेपरेटली एडजस्ट करना है, सेपरेटली लिखना है। किस तरीके से देखो, व्हेन एन अनसर्टेनिटी अराइजेज अबाउट द collectibility of the amount already included in the contract revenue and already recognized in the statement of profit and loss, ठीक है। The uncollectible amount or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable is recognized as an expense rather than adjustment of amount of contract revenue। तो हम उसे contract revenue में एडजस्ट करने की जगह उसे सेपरेट एज एन एक्सपेंस के रूप में लिखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस रेदर देन एडजस्टमेंट टू अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। उससे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में एडजस्ट करने की जगह हम उसे सेपरेटली रिकॉग्नाइज करें। क्लियर। अब जो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बारे में, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अंदर भी ये है कि भाई स्टेज ऑफ कंप्लीशन में कब हम किस तरीके से जो पता कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात की। वैसे ये तो थियोरेटिकली पार्ट है, इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिटरमाइन इन वेराइटी ऑफ वेज। कितना काम हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल यूनिट के हिसाब से कर सकते हैं, सर्वेयर के हिसाब से कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट जो लगी उसमें से कितनी कॉस्ट लगी। सपोज टोटल कॉस्ट 50 लाख लगने वाली, जिसमें से 20 लाख की कॉस्ट लग चुकी है, तो 20/50 करके भी हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई इतना काम हुआ है। द एंटरप्राइजेज यूजेज द मेथड दैट मेजर रिलायबली द वर्क परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द मेथड में इंक्लूड, इसमें से कोई भी कर सकते हैं। द प्रपोर्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड for the work performed up to the reporting date bear to the estimated total contract cost। total contract cost सपोज 50 लाख थी, ठीक है, और जिसमें से 20 लाख का कॉस्ट लगा चुके हैं, मतलब कि 20/50 इतना काम हो चुका है। या फिर सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, या तो किसी इंजीनियर को बोला, उसको कहो कि भाई बता कितना काम हुआ है। या कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क, या इसमें से किसी इस तरीके से। अगर यहाँ पर तो कैसा होगा जिसमें फिजिकल जो है वो सब्सटेंस रहता हो कि भाई 4 माले बनाने थे, उसमें से 2 माले बना दिए, ठीक है, तो उस केस के अंदर कितना काम हुआ है वो उस हिसाब से भी आप पता कर सकते हो। प्रोग्रेस पेमेंट एंड एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर मे नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म। वो कह रहा है कि प्रोग्रेस पेमेंट कितना पैसा मिला है, कॉन्ट्रैक्टर ने कितना पैसा दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने का कितना काम हुआ है, क्योंकि जो पैसा है वो उसमें थोड़ा कम भी दिया जाता है, जनरली ज़्यादा तो नहीं दिया जाता, कम ही दिया जाता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको भी डाउट होता है, तो वो क्या करता है पैसा रोक के रखता है। जैसे 30% काम हुआ तो वो क्या करेगा, जैसे 3 लाख का काम हुआ तो वो 2 लाख रुपये देगा, 1 लाख रोक के रखेगा। क्यों, क्योंकि जब काम कंप्लीट होगा तब हो सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो उस केस के अंदर वो क्या करता है, जितना काम होता है उससे थोड़ा पैसा रोक के रखता है। तो ये कहता है जो पैसा मिला प्रोग्रेस पेमेंट वगैरह, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितना काम हुआ, उससे आप पता नहीं कर सकते कि कितना काम हुआ है। वो ज़्यादा भी मिल सकता है कई बार। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ घर बना देता हूँ, ठीक है, आप और 50 लाख के अंदर घर बना दूंगा। अभी जो है इस साल जो है 20 लाख तक का काम हुआ, लेकिन मैं आपके आगे आके मैं गिड़गिड़ाया, मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, घर के अंदर बच्चे बीमार है और ये प्रॉब्लम चल रही है, और आप मुझे 20 लाख की जगह 30 लाख दे दो। और आपको भी अच्छे इंसान थे, आपने कहा कि ये लो सर 30 लाख रुपए ले जाऊँ, ठीक है, और 30 लाख मिल गए। तो क्या काम 30 लाख के बराबर हुआ है? नहीं, काम तो 20 लाख के बराबर हुआ, 20 लाख के बराबर। तो पैसा ज़्यादा मिल सकता है, कम मिल सकता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि स्टेज ऑफ कम्प्लीशन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4, शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डाटा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो वो 600 है, अभी तक लग चुकी है 390 और आगे और लगेगी 260। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 390 प्लस 260 कितना होगा, 390 प्लस 260 0 5 6 650 कॉस्ट लगेगी, और रेवेन्यू कितना होगा 600। तो 50 का लॉस होगा, और अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा इमीडिएटली। तो 30 तो इस साल का ही है। अब यहाँ पर ये क्या किया इसने, अल्टीमेटली आपको तो क्या है 50 लाख का लॉस जो है वो पूरा का पूरा लिखना है। अब इस 50 में से इस साल का लॉस कितना है,
600 में से इसने देखो इसने कैसे किया कि भाई ये 390 और 260 टोटल 650 का है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसने कैसे कैलकुलेट किया, कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया। कॉस्ट के हिसाब से कैसे, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है अभी तक, कितना लग चुका है 390 लग चुका है, और टोटल कितना है 650, उसके हिसाब से 60% काम हुआ है, ठीक है। तो 60% का रेवेन्यू भी 60% का 360 का, टोटल 600 का है, उसका 60% रेवेन्यू मतलब कि 360 का रेवेन्यू और 390 उसकी कॉस्ट। तो 30 का नुकसान तो इस साल का, ठीक है, और 20 का आगे वाले सालों के अंदर और होगा। वो मिला के टोटल 50 लाख रुपए का लॉस है, जो एक्सपेक्टेड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। तो टोटल 50 लाख का लॉस है जो आपको लिखना है, जिसमें से 30 का तो हो चुका और 20 का आगे होगा। 30 का हुआ कैसे कि भाई 60% काम हुआ तो 600 का 60% काम हुआ मतलब 360 रुपये का रेवेन्यू का काम हुआ, जिसको 390 कॉस्ट लगी मतलब 30 रुपये का, तो यहाँ नुकसान हो चुका है। और 20 का आगे और नुकसान होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट जाएगी 650 और पैसा आएगा 600 रुपये 600, तो टोटल 50 का लॉस होगा, जिसमें से 30 का तो हो चुका है, 20 का हम प्रोविज़न बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये लास्ट जो इसका जो है लास्ट पार्ट है, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है कि भाई है इसके बाद थोड़ा सा पार्ट, लेकिन ये मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मेन पार्ट ये लास्ट ही बचा है कि कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग। कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो वो हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साथ में ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हम पूरा मल्टी है जो बना के देंगे, उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है जो बना के देंगे। अब उन कॉम्प्लेक्स को हम अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं क्या, या उनको अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, या एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, उसके बारे में बात है। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर ये सिचुएशन हो तो हम बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को साथ में कर सकते हैं, और अगर ये वाली सिचुएशन हो तो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग टुकड़ों में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन बहुत लॉजिकल है, कोई ज़्यादा आपको याद करने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपको शॉर्ट के अंदर लिख के बार बार समराइज जो है वो ज़रूर करना होगा, ताकि आपको और अच्छे से इसमें क्लियरिटी आए। देखो, When an contract cover a number of asset, the construction of each asset should be treated as separate construction contract। जब बहुत सारे काम हो रहे हैं एक ही कंस्ट्रक्शन के अंदर, और उन सारों को हम क्या करेंगे, अलग मानेंगे। क्या मानेंगे, should be treated as separate construction contract, उनको सबको अलग मानेंगे। when, कब, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेपरेट प्रपोजल, हर किसी के लिए सेपरेट प्रपोजल आया, मतलब कि हर एसेट के लिए सेपरेट प्रपोजल है, ठीक है। ईच एसेट है सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, और हर किसी के लिए सेपरेट नेगोशिएशन आया एक एसेट के लिए। अभी समझाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर है एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ, एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखो 3 कंडीशन है। अब जैसे मैंने एक मल्टी का कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसके अंदर बहुत सारी एसेट है जो बना के देनी है, ठीक है। अब उसमें से मैं हर एक जो घर, सपोज मैंने 2 बीघा ज़मीन ली है, ठीक है, और उस 2 बीघा ज़मीन के अंदर मैं टोटल 10 घर बना के दूंगा। अब मैं उन 10 घरों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का मान सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, सेपरेट प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड फॉर द ईच प्रपोजल ईच एसेट। हर एक जो घर बन रहा है उसके लिए अलग से प्रपोजल हुआ है। सेकंड है सेपरेट नेगोशिएशन, हर एक एसेट के लिए अलग से नेगोशिएशन हुआ, मतलब उसके कस्टमर से नेगोशिएशन हुआ। 50 लाख उसने कहा नहीं 49 लाख, मैंने कहा कि नहीं 50 तो कम से कम, और इस तरीके से नेगोशिएशन चला है, ठीक है। और वो रिजेक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है, वो अलग है। चाहे 9 एक्सेप्ट हो गए और एक ये रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है। मतलब हर किसी का नेगोशिएशन भी अलग हुआ है, और हर किसी के कॉस्ट और रेवेन्यू को भी हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको हर एसेट को सेपरेट मान सकते हैं। तो सर कंबाइन कब मान सकते हैं, बस जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर वो सारे के सारे एक साथ नेगोशिएट हुए, ठीक है, साथ में प्रपोजल आया और कॉस्ट और रेवेन्यू अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो हम कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा ए ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेदर विद द सिंगल कस्टमर और विद द सेवरल कस्टमर शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे कस्टमर के साथ आया या एक कस्टमर से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनको हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज सिंगल पैकेज, या तो उसका नेगोशिएशन कैसा हुआ, क्या उसका जो नेगोशिएशन हुआ वो कैसा हुआ, सिंगल पैकेज में हुआ। कॉन्ट्रैक्टर आर सो क्लोजली इंटर रिलेटेड दैट दे आर इन इफेक्ट पार्ट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट विद ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, और वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो सारा मिला के एक ही बनता है और एक से ही प्रॉफिट मार्जिन होता है। और द कॉन्ट्रैक्ट आर परफॉर्म कॉन्करेंटली एंड इन कंटिन्यूस सीक्वेंस। तो देखो कंडीशन वैसे तो देखने के जस्ट तीनों के अपोजिट है, लेकिन ये थोड़ी सी कंडीशन को अलग तरीके से लिखा और आपको इनको इसी तरीके से याद करना भी होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद भी करना होगा। किस तरीके से कि भाई हम उनको
अलग अलग कब मान सकते हैं? जब सेपरेट प्रपोजल हो, सेपरेट नेगोशिएशन हो और उनकी कॉस्ट और रेवेन्यू सेपरेटली हम उनका पता कर सकते हैं। हम उनको एक कब करेंगे? जब कंबाइंड प्रपोजल हो, ठीक है। पहला क्या कहा? नेगोशिएटेड है सिंगल पैकेज, ठीक है। और दूसरा वो इस तरीके से क्लोजली इंटर रिलेटेड होना चाहिए कि सिंगल प्रोजेक्ट विथ मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो वो क्या होना चाहिए? उनका काम जो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट करके आप उसको दे दिया और फिर दूसरे वाले प्रोजेक्ट को बना रहे, फिर दूसरे को दे रहे, नहीं, सारा बना के फिर साथ में ही दोगे, इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद में एक छोटी सी हेडिंग और है, ये हेडिंग क्या कहती है कि कंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल एसेट। जैसे क्या हुआ, अब मैंने आपके लिए घर बनाया और घर बनाने के बाद में आपने क्या कहा कि भाई साहब आपने बाकी सारा तो घर बना दिया, लेकिन आपने जो है वो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए टाँका नहीं बनाया, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं? टाँका बना सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बना देते हैं। अभी घर कंप्लीट हो चुका, उसके पैसे 50 लेके वो आ चुके हैं और अब आपने कहा कि टाँका बनाना है और वो बनवा सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, इसमें हम एक्सपर्ट हैं, मैंने मेरे घर के अंदर भी बना रखा है। उसमें क्या होता है कि ऊपर की साइड के अंदर पूरा का पूरा इस तरीके का सिस्टम रहता है जिसमें से बारिश आएगी, ठीक है। तो पहले जैसे बारिश आएगी तो पहले जो कचरा होगा वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली जब एक बार साफ़ हो जाता है फिर वो अपने आप पानी जो फ्लो हो जाएगा आपके टाँके के अंदर, और जिसको आप पूरे साल भर पी सकते हैं। और वो पानी जो बारिश का पानी, उससे अच्छा तो पानी क्यों हो ही नहीं सकता, और आप उसका एंजॉय ले सकते हो। आपने कहा यार वाह, क्या आपने इसको बताया, क्या मज़ा आ जाएगा, बढ़िया पानी, बारिश का पानी, उससे मीठा कोई पानी नहीं होता, वो पीने को मिलेगा, तो हमें ये करवाना है। और इस तरीके से अपनी बात हो गई। और इसके लिए हमने 2 लाख रुपए मैंने ये आपसे कॉन्टैक्ट लिया। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये क्या माना जाएगा? सेपरेट कॉन्टैक्ट है जो माना जाएगा। इसको कॉन्टैक्ट को अलग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उससे रिलेटेड ये बातें। ए कॉन्टैक्ट में प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल asset at option of customer or may by amended to include the construction of an additional asset. The construction of additional asset should be treated as separate construction contract. उसको हम separate construction contract मानेंगे when कब? The asset differ significantly in design, technology and function from the asset or assets covered by the original contract. जो original contract था उससे ये अलग होना चाहिए। और द प्राइस ऑफ द एसेट इज़ नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और इसका नेगोशिएशन ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे हट के है, तो उसको क्या किया जा सकता है? यहाँ पर सेपरेट माना जा सकता है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर श्याम ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ही हैज़ सेपरेट प्रपोजल रेज फॉर ईच यूनिट to be constructed in the industrial complex. Since each unit is subject to separate negotiation, he is able to identify the cost and revenue attributable to each unit. Should Mr. Shyam treat construction of each unit as separate construction? ठीक है, तो सीधा हाँ ना में आंसर मत दीजिएगा, आप पहले बता दीजिएगा कि भाई ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस के अंदर आप उसको सेपरेट है जो मान सकते हो। सेपरेट प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है, सेपरेट नेगोशिएशन होना चाहिए, और उनका कॉस्ट और रेवेन्यू जो वो अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में छोटी सी हेडिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड कंप्राइज इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीड, जो शुरुआत के अंदर हमने बात की थी। क्या हाल चाल है? बढ़िया, हाँ बोल, हाँ ना बोल ले पाड़े तेड़ क्यों आज दिन का। हाँ सही है, हाँ सही है ना, काट दिन 3-4 दिन होया, 2 जो रेडी रेड है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड कंप्राइज। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या होगा? एक तो इनिशियल, सीधा समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या होगा? शुरुआत के अंदर सपोज 50 लाख में कॉन्ट्रैक्ट जो वो डिसाइड हुआ था भाई। अब इतना सा वो जो मैंने बीच की बातें वो मैं इस वजह से एडिट नहीं कर पाया क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है एडिट के लिए। तो आप समझ सकते हैं, पूछ रहे थे कि भाई खेत में कितना काम हुआ है, कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ, तो उसका जवाब मैंने इस कंटिन्यू वीडियो में दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड कंप्राइज इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कितना शुरुआत के अंदर था, और उसके अलावा
और कुछ अगर जैसे बाद में और उन्होंने कुछ एडिशनल किया है, ठीक है, या कुछ एडिशनल कॉस्ट लगवाई और उसका पैसा उन्होंने और हाँ कहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में। वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क क्लेम और इंसेंटिव पेमेंट टू द एक्सटेंट इट इज़ प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन रेवेन्यू दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड, ठीक है। जैसे एस्केलेशन क्लोज की वजह से अगर बढ़ गया है तो वो भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट और कोई भी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो एक तो डायरेक्टली होनी चाहिए स्पेसिफिक उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या फिर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इन जनरल, और सच अदर कॉस्ट एज स्पेसिफिकली चार्ज टू द कस्टमर, या कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे हमने और कोई कॉस्ट इनकर की है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर आएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट और ये इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी इसके अंदर दिक्कत आएगी ना। चेंज इन एस्टिमेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में, तो इस 5 आज ही पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो बता रखा है उसके हिसाब से होगा। डिस्क्लोजर है, तो डिस्क्लोजर में भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, नॉर्मल ये, ठीक है। एक रिटेंशन मनी पैसा जो रोक के रखता है, सपोज 30% काम हुआ 30 लाख का और उसमें 5 लाख रोक के रखा है तो वो रिटेंशन मनी हो जाएगा। प्रोग्रेस बिलिंग मतलब क्या होगा, अब उसमें से कुछ पैसा है जो धीरे धीरे पैसा मंगवाया जाएगा। एक तो जैसे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा पैसा एक साथ लिया जाएगा, तो वो तो वन टाइम पेमेंट होता है। और एक प्रोग्रेस पेमेंट कि भाई इस साल 30% काम हुआ 30 लाख का, तो उसका 5 लाख रोक के रखा, 25 लाख दे दिया, फिर आगे वाले साल में कुछ पैसा दे दिया, इस तरीके से। और एडवांसेज का मतलब क्या, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर द रिलेटेड वर्क इज परफॉर्म। तो ये मैंने पहले ही कहा था कि एक मेनली हम अकाउंटिंग जो वो किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, पैसा जो वो उधार मिला है तो वो जो पैसा मिलेगा उसे हम एडवांसेज कहेंगे। समझ पा रहे हो, कस्टमर से जो पैसा मिलेगा वो हम उसे एज एन एडवांस मानेंगे। और एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट, इसके अंदर बस एक चीज़ है जो ध्यान रखना, कस्टमर का कितना पैसा बाकी है वो कैसे पता करोगे कि काम कितना हुआ है, ठीक है, उसमें प्लस प्रॉफिट। सपोज जैसे आज 30 लाख का काम हुआ है, ठीक है, उसकी कॉस्ट लगी 30 लाख और 5 लाख का उसमें प्रॉफिट है, तो टोटल 35 लाख रुपीज़ रिसीव होने चाहिए थे। टोटल 35 लाख रुपीज़ जो रिसीव होने चाहिए थे, सपोज उसमें से 30 लाख रुपए उसने दे दिए, ठीक है, तो 5 लाख रुपए उसके बाकी है। या फिर हो सकता है कि 30 लाख की कॉस्ट लगाई लेकिन उसमें 5 लाख का लॉस है, ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली कस्टमर से कितने रिसीव होने, 25 ही रिसीव होने, और सपोज कस्टमर ने 15 दे चुका है तो कस्टमर का बाकी कितना 10 है। तो ये इस तरीके से कस्टमर का पैसा कितना बाकी है वो पता कर सकते। और मिसलेनियस इलस्ट्रेशन है इसके 1 2 दोनों अपन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 पे आइए, देखो थोड़ा ध्यान समझिएगा। इलस्ट्रेशन सेकंड जो वो तो बहुत ईजी है, लेकिन इलस्ट्रेशन 1 थोड़ा सा समझने लायक है। किस तरीके से, ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर construction of bridge over cross river Revati. The following detail are available in the records kept for the year ended 31st March 2017. टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो कितने के 1000 के, वर्क सर्टिफाइड कितने का हो चुका 500 का, अनसर्टिफाइड हो चुका 105 का, मतलब टोटल कॉस्ट अभी तक कितने की लग चुकी है 500 + 105, ठीक है, कितने का 605 की कॉस्ट लग चुकी है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू बी कम्प्लीसन कितना है 495, और 605 के साथ अब टोटल 495 कॉस्ट और लगेगी, मतलब टोटल कॉस्ट कितने लगेगी 1100। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव है 400 का रिसीव हो चुका, और टू बी रिसीव मतलब कि 140 का हमने उसको बिल थमा दिया, टोटल हमने उसको बिल दे चुके हैं 540, जिसमें से 400 रुपये तो उसने दे दिया और 140 का उसको देना है। तो हमने हमारी बुक के अंदर कॉन्ट्रैक्टी को कितने से क्रेडिटर बना चुके हैं 540 से क्रेडिटर बना चुके हैं। अब जो है वो क्या हो चुका है 1100 का है, 1100 कॉस्ट लगेगी और 1000 रुपये उसका मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली हमें क्या होगा 100 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ये 100 रुपीज़ का लॉस कब लिखना चाहिए, इमीडिएटली लिखना चाहिए, फॉर ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस है और ये हमें इमीडिएटली लिखना चाहिए। सेकंड उसने क्या पूछा है प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर बाकी तो सारा चीज़ सेम है, बस एक चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्टी का पता करना है कि कॉन्ट्रैक्टी के केस में क्या होगा। तो कॉन्ट्रैक्टी के केस में क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्टी को आपने अपनी बुक के अंदर कितना लिखा है 540, जबकि उसके लिए असेट कितने की है, उसके लिए जो असेट दोगे उस असेट की वैल्यू कितनी है आपकी, तो भाई उस असेट की वैल्यू 605 रुपये की कॉस्ट लगा चुके हो, ठीक है, लेकिन उसमें 100 का लॉस होगा, तो कितने का टोटल 505 रुपये का। तो अल्टीमेटली आप उससे कितने की वैल्यू दोगे 505 की वैल्यू दोगे, 505 की वैल्यू दोगे और 540 उससे बिल दे चुके हो, मतलब कि आप 35 रुपीज़ क्या करना उसको ड्यू है। ये आप थोड़ा सा ध्यान समझिए। देखो ये क्या है किस तरीके से, द ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क एज ए लाइबिलिटी, ये कैसे पता करते हैं, कॉस्ट इनकर्ड की, कॉस्ट इनकर्ड कितनी अभी तक कितने की कर चुके हैं 605। रिकॉग्नाइज प्रॉफिट
कुछ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया है क्या? नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया? लॉस रिकॉग्नाइज किया, तो ये 100 का लॉस लेस कर दिया। तो कितना हो गया? 605 और माइनस 100 कितना हो गया? 505। और उसमें से प्रोग्रेस पेमेंट के अंदर ये नहीं कि पैसा रिसीव कितना हुआ, पैसा रिसीव या पैसा रिसीव होना कितना है, बिलिंग भी हो चुका है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, तो 540। ठीक है। और फिर ये कितना आ गया? नेगेटिव आ गया 35। तो उसने क्या कहा? नेगेटिव ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर इफ़ अबो अमाउंट इज़ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रॉस अमाउंट ड्यू, ये दोनों जगह कलर लिख दिया, यहाँ पर करेक्ट कर दीजिए, ड्यू टू कस्टमर, ये 35 रुपये कस्टमर को देने। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ है नहीं, बाकी सारा कुछ कर लोगे। ठीक है, ये इस तरीके से, बाकी सारा सब कुछ सेम है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये मुझे सिखाना था, ये मैं सिखा चुका हूँ। किस तरीके से? टोटल कॉस्ट, उसमें से एक्सपेक्टेड अगर कोई लॉस है, मतलब रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड जितना भी लॉस होगा वो तो रिकॉग्नाइज करना, वो लेस कर दो। अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड कर दो, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। और उसमें से प्रोग्रेस पेमेंट कितना हो चुका है, मतलब पैसा कितना मिला और कितने का बिलिंग हो चुका टोटल। पैसा मिला नहीं, बिलिंग, समझ पा रहे हो? तो रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड दोनों मिला के क्या होता है? बिलिंग का अमाउंट। कि भाई मैंने आपको 500 का बिल दिया, आपने उसमें से 400 दिया, तो मैं क्या कहूँगा? 400 रिसीव और 100 टू बी रिसीव्ड है, मतलब मैंने बिल कितने का दिया? 500 का। तो टोटल जो बिल का अमाउंट है वो लेस हो जाएगा। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये जो है इलस्ट्रेशन सेकंड बहुत ही आसान है कि 85 लाख का उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें 6499 का तो कॉस्ट लग चुकी है, आगे 32 लाख 1,000 की और कॉस्ट लगने वाली है। तो टोटल कॉस्ट लगने वाली है 97 लाख और रेवेन्यू आने वाला 85 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो बाकी 12 लाख का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे पता करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर ना तो सर्वे मेथड दे रखा है, मतलब सर्वे मेथड तो अपन तो कर नहीं सकते, क्वेश्चन दे देगा कि कितने % काम हुआ। तो फिर कैसे करोगे कि आपकी कॉस्ट लगी कितनी? 605 लगी। एक मेथड कौन सा था कि टोटल कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट लगी? 605 की लगी है 1100 में से, तो उसके हिसाब से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। तो ये इलस्ट्रेशन 1 और इस तरीके से इलस्ट्रेशन 2, इसके साथ आपका ये 7 कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िएगा, जो कंडीशन लिखी है उनको एक साइड में लिखिएगा और अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपको अगर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो कमेंट के ज़रिए कम से कम इतना बता ज़रूर दीजिए कि भाई हाँ सर समझ आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले रिक्वेस्ट की थी कि सर एडवांस अकाउंट और एफएम भी शुरू कीजिए। अब एडवांस अकाउंट और एफएम आपका कंप्लीट होने पे आया, तो कम से कम आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो ज़रूर बताएं कि भाई यहाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। उनको कहिए कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।